केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पदार्पण होगा हमारे इस प्रांगण में, जहां आयुष्मान CAPF की एक आधारशिला रखी जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में आज का कार्यक्रम विधिवत आरंभ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का पदार्पण हमारे प्रांगण में अब से कुछ ही क्षणों में होने वाला है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इस प्रांगण में पदार्पण कर रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों में उनके चरण कमल यहाँ मंच तक आएंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। अनंत आकाश में गर्जना करती हुई बिगुल ध्वनि। मंच पर उपस्थित हो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। हमारे बीच यहाँ मंच पर आप सभी लोगों की करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उत्साह को बल देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस उत्साह को एक बहुत बड़ा जामा पहनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे शास्त्रों में हमेशा से कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी लोग ये कामना करते हैं कि सभी को सुख मिले, सभी निरोग हों। शास्त्रों में ये कथन है, लेकिन उस कथनी को करनी में परिवर्तित कर रहा है आज का ये मंच, जो कि आयुष्मान CAPF के लिए है। तो एक बार आप सभी की कर्तव्य आज के इस मंच के लिए तो बनती है। और हमारे इस मंच की दृढ़ता को आज अपना आशीष देने के लिए स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम आपको पौधों की एक भेंट करना चाहेंगे, आपकी दीर्घायु की कामना करते हुए। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी DG CRPF डॉक्टर AP महेश्वरी जी से कि आप कृपा करके बंस का पौधा भेंट करें हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को। ये बंस का पौधा आपके लिए और हमारी तरफ से आपका यह हरित स्वागत। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूँगी DG साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री आसाम श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी का भी अभिनंदन करें महाभृंगराज के इस पौधे के साथ। हमारे साथ मंच पर उपस्थित माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, आपका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे पत्थर चटा के इस पौधे के साथ।
आप सभी लोगों की करतल ध्वनि स्वास्थ्य मंत्री आसाम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं आरोग्यवर्धक पौध के साथ। होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपको भी हम ये जीवन प्रदाता पौध भेंट करके आपका स्वागत करना चाहेंगे। We also have with us CEO National Health Authority Dr. Indu Bhushan on the stage. So sir, here is Kellen Choi for you. और क्योंकि हम लोग यहाँ असम की धरती पर हैं, जहाँ पर कला, संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं हमारी आधारशिला रहती है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप कृपा करके हमारा एक सांस्कृतिक चिन्ह जो है माननीय गृह मंत्री जी को भेंट करें और उनका अभिनंदन करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। ये हमारी सभ्यता का प्रतीक हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। अब इसके साथ ही श्री अमित शाह जी का एक अनूठा संबंध जो है हमारी इस संस्कृति के साथ हमेशा के लिए बंध गया है। धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय द्वीपम ज्योति नमोस्तुते। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम उस ईश को याद करते हैं कि हम लोग एक प्रकाशवान जीवन की ओर आगे बढ़ें। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से और मंच आसीन हमारे सभी अतिथिगणों से कि कृपा करके ये दीप प्रज्वलित कर हमारे आज के कार्यक्रम को एक शुभारंभ दें। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। आप सभी की करतल ध्वनि इस शुभ कार्य के लिए विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं। धन्यवाद महोदय। द्वीप का ये प्रकाश हम सभी लोगों के जीवन में आरोग्य दे और हम सभी लोगों को एक नई सुबह की ओर लेके जाए, यही हम लोग कामना करते हैं। इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूँगी महानिदेशक CRPF डॉक्टर AP महेश्वरी जी से कि आप कृपा करके अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। भारत के गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री असम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी,
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी, असम के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर विश्व शर्मा जी, गृह सचिव आदरणीय श्री भल्ला, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ श्री इंदु भूषण जी, मैं गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकगण, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न बलों से यहाँ पर आए अधिकारीगण, जवानों और इस समारोह से भारत के दूर दूर कोने से जुड़े सभी बंधुगणों का और मीडिया का स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति से ये समारोह निसंदेह सुवासित एवं सुरभित हुआ है और विशेषकर हमारे गृह मंत्री जी की उपस्थिति से, जो कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। यह एक विशिष्ट अभिनव पहल है जिसका कि आप शुभारंभ हो रहा है और आप सभी इन पुनीत पलों के साक्षी हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि का पुनः स्वागत करें। आयुष्मान भारत के प्रणेता हमारे प्रधानमंत्री जी के तो हम अविरल ऋणी रहेंगे ही, किंतु सशस्त्र पुलिस बलों के योद्धाओं के कल्याण का इस योजना से विलय, यह एक संविष्ट दूरगामी सोच है। और आप सभी को स्मरण है कि विगत वर्ष 2020 को हमारे ही मुख्य अतिथि महोदय ने मानवीय संवेदनाओं का वर्ष घोषित किया था और मानवीय संवेदनाओं का अव्वल उदाहरण आपने स्वयं प्रस्तुत किया है। आपको हमारी स्वास्थ्य की चिंता थी, वो चिंता एक चिंतन में बदली और फिर उसका मंथन हुआ जिसमें कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधिकारीगण लगे और आपके निर्देशन में एक बहुत ही सर्वहितकारक विकल्प हम समूह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, ये आपके एक चैतन्य नेतृत्व की अनुभूति है और सभी सैनिकों के जो मार्मिक उद्गार उभर के सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहता हूँ। मान्यवर, कुछ वर्ष पूर्व मैं हरिद्वार गया था और वहाँ पर मेरी भेंट हुई 92 वर्ष के वृद्ध अनुभवी सज्जन से और जो उनके चेहरे पर ओज था उसको देखकर मैं आतुर हो गया ये पूछने के लिए कि क्या आप मुझे इस अवस्था में आने के बाद कोई संदेश देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब जीवन की सांझ होती है तो दो ही चीज़ आपके पास रहती है, एक तो अच्छे अनुभव और एक अच्छा स्वास्थ्य। मान्यवर, उस जीवन सार को सहज रूप से आज आपने बहुत अमली जामा पहनाया है इस योजना के माध्यम से। मान्यवर, मातृभूमि के मर्म से जुड़े भारत माँ के रक्षक देश सेवा में जुटे रहते हैं और जब वो मातृभूमि की रक्षा करते हैं और उनकी जननी जिसने कि उनको जन्म दिया वृद्धावस्था में पीड़ा से कहराती है और जब वो ड्यूटी की बाध्यतावश जा नहीं पाते और ये घुटन जो सालों से उनके मन में थी, महोदय आपने उस घुटन का समाधान आज कर दिया है। उनके माँ बाप कहीं भी रह रहे हो, परिवार कहीं भी रह रहे हो, हर जिले में आपने अब एक अच्छा अस्पताल मुहैया कराया जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट करेगा, जिसमें कि उसके इलाज की गुणवत्ता होगी। और अब हर जवान ये कहेगा, मान्यवर मैं अब निश्चिंत होकर के अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा। ये जो नवीन संबल आपने दिया है, इस संबल के प्रणेता को मान्यवर आपको पुनः हम सभी एक करतल ध्वनि से अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। इस कुशल पहल से मान्यवर आपने कई बाधाएं एक साथ मटिया मेल कर दी हैं और मैं बहुत वर्ष से भारत सरकार में रहा, सीआरपीएफ में भी और बीएसएफ में भी।
मैंने देखा है कि किस प्रकार सैनिक असमंजस में रहता है कि अगर मेरे परिजन बीमार हुए तो कहाँ इलाज कराएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, विभाग में बजट है कि नहीं है। और सर बजट, और उन्हीं कॉरिडोर्स में मैंने उसको अपने मेडिकल के पेपर्स जो कि दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं लेके जाते देखा है। और कई लंबी अवधि तक उनके भुगतान नहीं होते क्योंकि कई तरह की प्रक्रिया है। मान्यवर, उस बोझ को, और अगर आप अनुमति दें तो मैं बहुत ही लाइटर मूड में कहना चाहूँगा कि मेरी कमर बोझ से झुककर दोहरी हुई होगी, मेरी कमर बोझ से झुककर दोहरी हुई होगी। मैं सजदे में नहीं था, शायद तुम्हारे समझने में कोई गलती हुई होगी। और मान्यवर, आज आपने उस रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर दिया है। यही नहीं, जब ये डेटा होगा और ऑनलाइन सबके पास उपलब्ध होगा, उस डेटा की जो वैल्यू है, जो उस डेटा एनालिसिस से जो हम एक प्रेडिक्टिव हेल्थ के आयाम समझ पाएंगे और एक प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे। और जो आज स्थिति होगी है मान्यवर, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, बाकी बलों में, एक सैनिक 6 घंटे लगातार सो नहीं पाता है। वो इंस्टॉलमेंट में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे सोता है। वो कभी बर्फ पे चल रहा है, कभी रेगिस्तान में चल रहा है, कभी दलदल में चल रहा है, कभी कहाँ पहाड़ी पे चल रहा है। उसकी बॉडी में जितनी डिफॉर्मिटीज होती हैं उसको अंदाजा होता है 20 साल बाद। अब जब हम पे ये डेटा होगा, जो मैं मान्यवर सबमिट करना चाहता हूं कि ये पहल के अपरोक्ष लाभ बहुत होंगे और उसके कारण हम अपने एलएमसी को भी कंट्रोल पाएंगे। जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, जिसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए, और इसमें जो R&D होगी वो हम उसको समय से बता पाएंगे कि अगर तुम बर्फ में सेवा करके आओ, तुम रेगिस्तान में चले हो, तो लौटने के बाद तुम्हें किस किस व्यायाम की जरूरत है, कैसे तुम उसको अभी से कंट्रोल कर लो ताकि 20-30 बाद तुम्हारे शरीर में ये दोष उत्पन्न ना हो। मान्यवर, जैसा अंग्रेजी में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, आपने, गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो हमको सबक दिया है, जो एक मैसेज दिया, संदेश दिया है, वो संदेश है वी केयर। हम हैं और हम परवाह करते हैं। मान्यवर, ये जो आपका संदेश है, मुखिया होने के नाते सारे सशस्त्र बलों के आप मुखिया हैं, और हमारे जवानों की विशेषता यह है कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि यदि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भी जरूरत पड़े तो हम करेंगे। लेकिन मान्यवर, आज के छद्म युद्ध के युग में, आईडी विस्फोट जो होते हैं उसके युग में, जब हमारा जवान अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, घायल हो जाता है, तो आज जरूरत है कि उसका इलाज कैसे जल्दी से हो, उसको हम कृत्रिम अंग लगाएं, उसको पुनः हम एम्पावर करें, उसका सशक्तिकरण करें और फिर से उसको एक आत्मसम्मान, आत्मबल दें। मान्यवर, सशस्त्र बलों के दिव्यांग योद्धाओं के लिए आयुष्मान योजना एक नए अवतार में वरदान सिद्ध होगी, ये मेरी पूरी आस्था है। मान्यवर, इसी प्रसंग में मैं 1 मिनट के लघु चलचित्र देखने के विनम्र निवेदन के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे निवेदन की इतिश्री करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठे हैं, अपनी जिंदगी को मौत के मुहाने पे लिए बैठे हैं। दफन कर देंगे हर कोशिश दुश्मने हिंद की, अपने देश की दुआओं का तूफान लिए बैठे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान देश की रक्षा हेतु अत्यंत दुर्गम एवं कठिन हालातों और क्षेत्रों में तैनात रहते हुए अपने दायित्वों को पूर्णतः समर्पण की भावना से अंजाम देते हैं। उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईईडी विस्फोट और अन्य घटना होने से घायल होने पर भी सबसे पहले वे अपनी ही दूसरों की सुरक्षा करना अपना सर्वोपरि धर्म मानते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है आम जन की सुरक्षा के साथ साथ
अपने घायल जवानों को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। इस चुनौती का हल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें समय पर विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा सुविधा बिना किसी नकद भुगतान के घायल जवानों को उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ये योजना विषम परिचालनिक परिस्थितियों के सापेक्ष तो विशेष वरदान साबित होगी। भाव बस एक कि चुनौतियां कैसी भी हों, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी जवान की जान नहीं जानी चाहिए और न ही किसी अंग की हानि होनी चाहिए। भारत सरकार की इस पहल ने सीएपीएफ के जवानों को आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जहां हर जान कीमती है, वहीं हर जवान बेशकीमती है। वाकई हर जवान बेशकीमती है। जब जख्म होता है तो मलहम का इंतज़ाम कर दिया जाता है, लेकिन आज हम बड़े गौरव और स्वाभिमान के साथ ये बात कह रहे हैं कि इस मंच पर जख्म होने से पहले ही मलहम का इंतज़ाम कर दिया गया है। तो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। और वाकई बहुत ही, जैसा कि डीजी साहब ने बताया कि जब भी इस तरह की कोई एक व्यथा सामने आती है तो हम लोगों ने हमेशा सुना है, हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि गंगा जाने का रास्ता तो हर कोई बता देता है, लेकिन वहां जाने का किराया कोई नहीं देता। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां जाने का किराया दिया गया है, और ऐसा दिया गया है कि वो कैश नहीं, कैशलेस है। तो एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं इस आयुष्मान के लिए। और इसी संदर्भ में अब वो समझौता ज्ञापन, जिसके वजह से हम इस पूरे सीएपीएफ को आयुष्मान सीएपीएफ कहेंगे, उस समझौता ज्ञापन पर यहाँ मंच से हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी साइनिंग ऑफिशियल्स को कि वो यहाँ मंच पर पधारें। जेएस पुलिस 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री सुधेश कुमार शाही जी और डिप्टी सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर विपुल अग्रवाल जी, आप सभी की तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ मंच से। Signing officials श्री सुधेश कुमार शाही, जेएस पुलिस 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिप्टी सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर विपुल अग्रवाल। इस हस्ताक्षर के साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूँगी साइनिंग ऑफिशियल से कि आप कृपा करके मंच के समक्ष पधारें और इस समझौता ज्ञापन का विनिमय करें। ये समझौता ज्ञापन आपस में एक्सचेंज किया जाएगा यहाँ मंच पर आप सभी लोगों के समक्ष, और हम सभी लोग आज इस क्षण के साक्षी हैं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपकी। धन्यवाद महोदय। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर इंदु भूषण जी से कि आप कृपा करके आयुष्मान सीएपीएफ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ये जो एक प्रेजेंटेशन है उसे प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की आपके अभिनंदन के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय गृह सचिव महोदय, माननीय डीजी सीआरपीएफ महोदय, यहाँ उपस्थित सीएपीएफ के महानिदेशकगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण और साथियों, मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा हूँ। जो लोग हमारी सरहद की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए देश
कुछ भी करे वो कम है। जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, आज हम उनके और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा की सुनिश्चितता का वादा करते हैं। देशवासियों की तरफ से इनकी सेवा और समर्पण के सम्मान में इस अहम पहल का हिस्सा बनते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूं और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। यह अवसर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत के संकल्प को फलीभूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है। यह योजना देश में 10.7 करोड़ लाभार्थी परिवारों के साथ शुरू की गई थी, लेकिन अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको आगे बढ़ाकर 13 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर किया है। इन 65 करोड़ देशवासियों को अब 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार मिल रहा है। आइए उस ऐतिहासिक क्षण को वापस देखते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत पीएमजे की अभूतपूर्व यात्रा की घोषणा की थी। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन से शुरू हुई ये यात्रा आज कई मील के पत्थर स्थापित कर चुकी है। लगभग 2.5 साल पहले 1 फरवरी 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के केंद्रीय बजट के उद्घोषणा में योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कई छोटे बड़े कदम उठाए। राज्यों के परामर्श से अगले 6 महीने के अंदर योजना का प्रारूप, संस्थागत संरचना, आईटी संरचना और योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तंत्र का निर्माण किया गया। 23 सितंबर 2018 को रांची में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ किया। उसी दिन से यह योजना 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दी गई और योजना के लागू होने के 20 महीने में के कम समय में मई 2020 तक आयुष्मान भारत पीएमजे ने 1 करोड़ से अधिक उपचार प्रदान कर एक मिसाल कायम की। वर्तमान में पीएमजे योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 24,000 अस्पतालों के विस्तृत नेटवर्क के द्वारा 19,000 करोड़ की लागत से 1,500 करोड़ से अधिक उपचार दिए जा चुके हैं। पिछले 28 महीनों में योजना जिस मुकाम पे पहुंची है उसमें 4 घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक, स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और इंटरऑपरेबल आईटी सिस्टम। दूसरा, धोखाधड़ी और दुरुपयोग पर मजबूत नियंत्रण। तीसरा, अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल दोनों हैं। चौथा, प्रभावी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। योजना के आईटी सिस्टम से एंड टू एंड कैशलेस और पेपरलेस सुविधा संभव हो सकी है। इस जटिल तंत्र के माध्यम से न केवल योजना के तहत सुविधाओं का लाभ उठाना सरल बनाया गया है, बल्कि लाभार्थियों से संबंधित जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय भी बनाया गया है। वर्ष 2019-20 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के आईटी प्लेटफॉर्म को नेशनल गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया था। आयुष्मान भारत के तहत किसी भी तरह की धोखाधड़ी और दुरुपयोग के लिए हमने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर एक उत्कृष्ट
फ्रॉड एनालिटिक्स कंट्रोल एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया है। इस दशा में लगातार नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है जो सुदूर क्षेत्रों में भी लाभार्थियों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। इस योजना की एक खास विशेषता है पोर्टेबिलिटी, जिसके तहत लाभार्थी अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों में जाकर भी सूचीबद्ध अस्पतालों में सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। योजना के समग्र मूल्यांकन के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड का विकास किया गया है ताकि योजना की प्रगति को रोज हर एक पल ट्रैक किया जा सके और साक्ष्य पर आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सहूलियत हो। योजना के तहत लाभार्थियों के शिकायत निवारण और समाधान प्रदान करने के लिए 24/7 कॉल सेंटर की व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान में अगर हम देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग लाभार्थी वर्ग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्वास्थ्य योजनाएं भिन्न भिन्न संस्थाएं चला रही हैं। उदाहरण के लिए ESI के लिए अलग योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग योजना है, रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग योजना है। इसी प्रकार से कई राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और हम लोगों ने ये भी देखा है कि कई लाभार्थी वर्ग इससे अधिक योजना में शामिल हैं। और योजनाओं की इस प्रकार की जो विविधता है उससे न केवल सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता होती है बल्कि आर्थिक और मानविक संसाधनों का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। और यदि सभी योजनाओं को कन्वर्ज किया जाए, मैं मर्ज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्ज किया जाए तो सभी हितधारकों को बहुआयामी लाभ मिलेगा। अब सभी योजनाएं साथ साथ काम करेंगी तो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर से उचित मूल्य पर बेहतर सुविधाओं की आपूर्ति करा सकेंगे। इतने बड़े लाभार्थी आधार के बावजूद हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पूरा दोहन नहीं है। योजनाओं के कन्वर्जेंस से हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं ह्यूमन एंड फाइनेंशियल, उनको हम लोग ऑप्टिमली यूज़ कर पाएंगे। कन्वर्जेंस से पूरा डिजिटाइजेशन भी संभव होगा। इससे आसानी से सभी को कैशलेस और पेपरलेस सुविधा भी हो सकती है। और दूसरी तरफ जो अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क है उसको भी हम पूरी तरह से हार्नेस कर सकते हैं। और जैसा कि पहले DG महोदय ने बताया था कि जो योजनाओं से हमारे स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन डेटा निकलेंगे, उससे जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में और फ्यूचर में किस तरह से हम लोग सुविधाएं प्रदान करें उसमें सहायता मिलेगी। और NHA का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी सभी स्कीम्स इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वर्तमान में हमने ये भी देखा है कि कई योजनाओं में धोखाधड़ी और शिकायत के निवारण की मजबूत प्रणाली नहीं है। ऐसे में अक्सर देखते हैं कि एक योजना ने किसी अस्पताल को धोखाधड़ी के लिए डी-इम्पैनल किया लेकिन वो दूसरी योजना में अभी भी इम्पैनल्ड है। ऐसा तभी होता है क्योंकि योजनाओं में आपस में सामंजस्य नहीं है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो इस तरह का एक तरह से एक लड़ाई धोखाधड़ी और अब्यूज़ के खिलाफ हम लोग कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत के संकल्प का एक महत्वपूर्ण आयाम ये भी है कि देश में चल रही तमाम बीमा और आश्वासन योजनाओं को आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक रूप किया जाए। इस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसमें CAPF के माध्यम से एक बड़ा कदम आज हम लोग उठाने वाले हैं। वर्तमान में गृह मंत्रालय द्वारा CAPF के जवानों को, उनके परिवारजनों को कॉम्प्रिहेंसिव OPD और IPD संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। ये सेवाएं वो या तो सरकारी अस्पतालों में या CAPF के अस्पतालों में या CGHS के अस्पतालों में या CGHS से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ले सकते हैं। लेकिन जब आयुष्मान भारत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे तो उसमें इनको सुविधा लेने में आसानी होगी और उनकी सुविधा की गुणवत्ता और सुगमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस नई योजना से जवानों को और जवानों के परिवारों को कई लाभ होंगे,
जो इस समय लाभ मिल रहे हैं वो पूर्वतः मिलते रहेंगे। अस्पतालों में पेपरलेस और कैशलेस सुविधाएं मिलेंगी। पहले की तरह इलाज के खर्च पे कोई सीमा नहीं होगी। पोर्टेबिलिटी की सेवा के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य में योजना का लाभ लिया जा सकता है। योजना के तहत अस्पतालों की संख्या 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। इस समय CAPF के पास जहाँ पे वो जा सकते हैं करीब 1000 अस्पताल हैं और आयुष्मान भारत के पास करीब 24,000 अस्पताल हैं, जिसमें कि 10,000 से अधिक अस्पताल प्राइवेट अस्पताल हैं, जिससे कि जो संख्या है जहाँ पे कि सुविधा मिल सकती है उसमें भयंकर वृद्धि होगी। इसके अलावा शिकायत निवारण के लिए जो हमारा 24/7 कॉल सेंटर है उसके माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण भी होगा। अगर मैं सरकार के दृष्टिकोण से देखूं तो CAPF कर्मियों को बेहतरीन सेवा देने के अलावा बहुत सारे अधिक लाभ भी हैं। एक तो योजना का दुरुपयोग में अंकुश लगेगा। दूसरा, प्रभावी ढंग से योजना की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकेगा और फीडबैक के आधार पर सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा। इन सभी से योजना का कुशल और किफ़ायती क्रियान्वयन संभव होगा। आसाम में आज PMJ और CGHS के अस्पतालों में आयुष्मान भारत CAPF के शुभारंभ के बाद फरवरी में इस योजना के अंतर्गत असम में लाभार्थियों के लिए हम रीएम्बर्समेंट मॉड्यूल शुरू करेंगे। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्वी राज्यों में किया जाएगा। मार्च में इस योजना का विस्तार उत्तरी और पश्चिमी भारत में किया जाएगा और मार्च के अंत में दक्षिणी राज्यों और शेष बचे अन्य आयुष्मान भारत राज्यों में इसका विस्तार करेंगे। अप्रैल में यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। इस समय मैं आश्वस्त हूँ कि CAPF कर्मियों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत CAPF योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह देशवासियों की तरफ से उनकी कर्तव्य निष्ठा के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारा जवान आयुष्मान, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा संकल्प है। जय हिंद। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कर कमलों से वीडियो द्वारा इस योजना का शुभारंभ करें। माननीय गृह मंत्री द्वारा आयुष्मान CAPF से संबंधित वीडियो का विमोचन। आप सभी की करतल ध्वनि। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा आज 23 जनवरी 2021 को आयुष्मान CAPF का शुभारंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 वर्ष पूर्व भारत को आयुष्मान बनाने का निश्चय किया था। आज यह संकल्प करोड़ों भारतवासियों की जिंदगी का कायाकल्प कर उनके चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। योजना के प्रारंभ से अब तक 24,000 से अधिक अस्पताल योजना में सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 19,000 करोड़ से अधिक की लागत से 1.5 करोड़ से अधिक उपचार हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जा रहा है।
जो हमारी और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा देते हैं, उनकी जिंदगियों को छूने जा रही है अब आयुष्मान भारत योजना। हर कोना है सुरक्षित, निडर रह रहे हम, क्योंकि डटे हैं वो ड्यूटी पर, हर सांस हर दम। आभारी है देश उनका और उनके परिवारों का। गौरवान्वित होगा देश भी ख्याल रख के इन रखवालों का। सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसे उठाता है जवान, वैसे ही देश को स्वस्थ बना रही योजना आयुष्मान। योजना में अब शामिल होगा सीएपीएफ जवान और उनका पूरा परिवार। निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का कैशलेस उपचार, जिनसे बनता देश महान। आइए बढ़ाते हैं उनका और सम्मान। आरोग्य रहे जवान देश का, बने वो आयुष्मान। हमारा जवान आयुष्मान। एक कर्तव्य जवान निभाता है, एक कर्तव्य अब आयुष्मान भारत निभाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हर जवान और उसके परिवार के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आयुष्मान भारत उन्हें और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का वादा कर रहा है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। वाकई महज दिशा बदलने की ज़रूरत होती है, दशा खुद ब खुद बदल जाती है। और आज हमारा ये मंच हमारे जवानों के स्वास्थ्य की एक नई दशा जो है वो बदलने जा रहा है। तो हम आभारी हैं आयुष्मान के, हम आभारी हैं आज के इस मंच के, जहाँ से हम सभी लोगों को ये दृढ़ता मिल रही है। और अब सीएपीएफ बलों के महानिदेशकों एवं लाभार्थियों को ई हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि आप कृपा करके अपने शुभ हाथों से ये वितरण करें। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आसाम राइफल से। आसाम राइफल से 2IC गंगा सिंह। आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे। ई हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है हमारे लाभार्थियों को। सूबेदार डीजी रमेश लाल। RFWGD लिपिका दौले। आप सभी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने इन लाभार्थियों का। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से DG राकेश अस्थाना। ASI सज्जन सिंह। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट। महिला कांस्टेबल पैम्पी बाइश्या। CISF के बल से DG SK देशवाल।
लेडी एएसआई भावना कुमारी, कांस्टेबल जीडी बिपुल ब्रह्मा नरजारी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ से डीजी डॉक्टर एपी महेश्वरी, एएसआई केएम नीलम, कांस्टेबल जीडी मृणाल चौधरी, आईटीबीपी से डीजी एसएस देसवाल। आप सभी की करतल ध्वनि बनी रहे। आईटीबीपी से ही एसआई मनोज कुमार ठाकुर, कांस्टेबल नीतू छेत्री, ई हेल्थ कार्ड वितरण में एनएसजी से स्क्वाड्रन कमांडर राम कपूर, असिस्टेंट कमांडर 1 रेमंड रोखली, रेंजर 2 संत कुमार ओके, एसएसबी से डायरेक्टर जनरल कुमार राजेश चंद्रा, एसआईजीडी असीम सुशील सिंह, कांस्टेबल जीडी बोनोश्री बासु मतारी, इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी माताओं के स्वरूप, उन्हीं की मातृत्व शक्ति को लेकर यहाँ मंच पर उपस्थित होती हुई सीआरपीएफ की एक सैनिक की वृद्ध माँ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, बुद्धेश्वरी देवी। जैसा कि डीजी साहब ने बताया था कि जब एक सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है तो उसकी माता की रक्षा के लिए किस कदर सीएपीएफ पूरी तरह से नतमस्तक है, कार्यरत है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। और आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर मातृत्व की शक्ति को आप यहाँ मंच पर महसूस कर सकते हैं तो आप सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और ज़ोरदार तालियों से अभिनंदित करें हमारे इस आयुष्मान सीएपीएफ की नींव को।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मातृत्व की ये वो शक्ति है जो एक बच्चे को एक हाथ से अगर थप्पड़ देती है तो दूसरे हाथ से निवाला भी खिलाती है। ये मातृत्व की वो शक्ति है जो रण में जाते हुए अपने सपूत के माथे पर विजय तिलक लगाती है, और वो विजय तिलक लगाते हुए कभी उसके हाथ कांपे नहीं। वो काम कर दिखाया है हमारे यहाँ मौजूद प्रणय सरोता ने। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए प्लीज। और अब आज के इस कार्य कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर आधारित इस आयोजन की अगली कड़ी है, और वो कड़ी है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की कुछ कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ। इस कार्य हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुमार राजेश चंद्रा, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल को। आपसे अनुरोध है कि आप परियोजनाओं से संबंधित जो जानकारी है वो उसका संक्षिप्त विवरण दें, और तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री महोदय से उक्त परियोजनाओं के उद्घाटन का अनुरोध करें। आप सभी लोगों की तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे। धन्यवाद। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री असम सरकार, गृह सचिव भारत सरकार डॉक्टर इंदु भूषण, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए प्रतिनिधि और हमारे आंतरिक सुरक्षा परिवार से जुड़े हुए सभी संगठनों के सभी बलकर्मी, मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कल्याणकारी आयोजन के थोड़ा समय निकालकर एसएसबी के भी परियोजनाओं के उद्घाटन का हमारा अनुरोध आपने स्वीकार किया। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं सीधे बिना किसी औपचारिकताओं के अब आपका ध्यान 24 वाहिनी रंगिया की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जहां वाहिनी परिसर में 10 बिस्तर वाला एक अस्पताल बनकर तैयार है। यह अस्पताल 745 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इस परियोजना की कुल लागत 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। ये अभी आप वीडियो के फीड के माध्यम से इसका अवलोकन कर पा रहे हैं। इस अस्पताल के बन जाने से अब हमारे जवानों और उनके परिवारजनों को वाहिनी के अंदर ही मूलभूत उपचार की सुविधाएं मिल पाएंगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा महोदय कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से 24 वाहिनी रंगिया के इस अस्पताल का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन करने की कृपा करें। जय प्रांगण नवनिर्मित भवन 24वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रंगिया का अस्पताल है। इसकी कुल लागत 2 करोड़ 14 लाख रुपए है। इस अस्पताल का लोकार्पण माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। महोदय, हमारी दूसरी परियोजना इसी क्षेत्रक मुख्यालय रंगिया के प्रशासनिक भवन जो 1432 वर्ग मीटर में फैला है और जिस परियोजना की कुल लागत 5 करोड़ 33 लाख रुपए है, मैं उस प्रशासनिक भवन के भी उद्घाटन का आपसे अनुरोध करूंगा। इस प्रशासनिक भवन के निर्माण से यहाँ तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिल पा रहा है और उससे उनके कार्य क्षमता में निश्चित तौर पे वृद्धि हो पाएगी। अब मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से क्षेत्रक मुख्यालय रंगिया के प्रशासनिक भवन का वर्चुअल टूर करा रहा हूं। जय हिंद। आप सबका क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रंगिया के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह में स्वागत है। समस्त एसएसबी रंगिया परिवार के लिए आज अत्यंत गौरव का पल है कि नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हो रहा है। महोदय, अब मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने सामने रखे रिमोट के माध्यम से इस प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने की कृपा करें।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। महोदय, इसके बाद हमारी तीसरी और अंतिम परियोजना जिसका उद्घाटन हम आपसे आज करा रहे हैं वो है प्रथम वाहिनी सोनापुर के 168 नवनिर्मित टाइप 2 आवासीय भवनों के उद्घाटन का। इसके तैयार होने से वाहिनी कर्मी न केवल अपने परिवार के साथ रह पाएंगे बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करते हुए अपने परिवारजनों को एक अच्छी शिक्षा और बेहतर चिकित्सा एवं सुरक्षा भी उपलब्ध करा सकने में सक्षम होंगे। महाशय, यह आवासीय परिसर कुल 10,072 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब मैं प्रथम वाहिनी सोनापुर में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से नवनिर्मित टाइप 2 आवासीय भवनों का आपको वर्चुअल टूर कराना चाहूँगा। आज हम प्रथम वाहिनी सोनापुर के प्रांगण में उपस्थित हैं। यहाँ आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 168 टाइप 2 क्वार्टर्स का उद्घाटन होना। उपस्थित प्रथम वाहिनी सोनापुर के जवान और उनके परिवारजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उद्घाटन हो और उन्हें यह क्वार्टर आवंटित हो। प्रथम वाहिनी सोनापुर के प्रांगण के भीतर रहने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वह निश्चित होकर देश के किसी भी कोने में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब हम मानव के परिवारजनों से वार्तालाप करते हैं। वाहिनी में क्वार्टर बन जाने से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ड्यूटी जाएंगे तब हम कैंपस में निश्चित होकर रह सकेंगे। धन्यवाद। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया आपके हाथ में रखे हुए रिमोट्स के माध्यम से 168 टाइप 2 भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें। महोदय, अंत में मैं एक बार फिर से आपका इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी असम के स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी से कि आप सभा को संबोधित करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम की मुख्यमंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह सचिव महोदय, डीजी सीआरपीएफ श्री इंदुभूषण जी, और आज का सभा में विराजमान सीएपीएफ का तमाम ऑफिसर्स और हमारा जवान। मैं पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा कल्याणमयी योजना को शुरुआत करने के लिए उन्होंने असम का ये पवित्र धरती को चुना। असम 2018 सन में 23 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का शुरू किया था। उसी दिन से ही हम आयुष्मान योजना को रूपायन करने का काम शुरू किया था और असम में आज 27 लाख लाभार्थी ये योजना से जोड़ रहा है। मैं अत्यंत कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूँ असम का स्वास्थ्य मंत्री होने का नाते कि ये स्कीम आयुष्मान भारत सचमुच एक आयुष्मान है, लोगों को आयुष्मान होने का बर देता है। असम में करीबन 1,90,000 व्यक्ति ये योजना से लाभान्वित हुआ है और मैं जब मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, मैं गरीब से गरीब लोगों का सेहरा में वो हंसी देखता हूँ जो हंसी देखने का शायद
सौभाग्य ये आयुष्मान भारत योजना नहीं होने से लोगों को सौभाग्य नहीं होता था। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा कल्याणमयी योजना CAPF तक एक्सटेंड करने का निर्णय हुआ और ये योजना का फल से रीइंबर्समेंट जैसा जटिल प्रक्रिया का अवॉइड करते हुए हमारा जवान का परिवार भारत का कोने कोने का जितना भी हॉस्पिटल्स है सारा हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलेगा बिना कोई उच्चतम सीमा निर्धारण करते हुए। ऐसा योजना बहुत ही आदरणीय है, मंगलमयी है, कल्याणमयी है और ऐसा एक महान योजना का उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने का सुविधा देने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी इंसान दुनिया में किसी के आगे जो इंसान ना झुकता हो, लेकिन परिवार के लिए उसे जहाँ झुकना पड़े वो झुक जाता है। और जब हम एक सैनिक की बात करते हैं तो मैं हमेशा हमारे सैनिकों के लिए कहती हूँ कि ये जो हमने वर्दी पहनी हुई है, इस वर्दी की बहुत बड़ी खुददारी होती है और ये खुददारी इसीलिए होती है क्योंकि हम पर देश की जिम्मेदारी होती है और ये खुददारी हमेशा हमारा स्वाभिमान बनकर रहे और उसको और ज़्यादा हम लोग हमेशा सुदृढ़ करें। कभी भी किसी भी वजह से हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े, भले ही वो हमारे परिवार के लिए भी हो। ये आज हमें इस मंच से आयुष्मान CAPF की तरफ से एक वरदान मिला है और ये वरदान हम सभी को ये बताता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे हमारे पूरे देश को बचाने के लिए हमें अपनी जान लगानी पड़ जाए, लेकिन उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि कोई है जो हमारी परवाह भी कर रहा है। तो हम एक बार पुनः आयुष्मान CAPF के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस योजना के तहत अब हमारे जो जवान हैं वो निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा सकते हैं। और इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी को कि आप सभा को संबोधित करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें बुलाते हैं। आज आयुष्मान CAPF के अति महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हेमंत जी, मंच पर उपस्थित गृह सचिव भल्ला जी, CRPF के DG महेश्वरी जी, स्वास्थ्य विभाग के इंदुभूषण जी, CAPF के सभी DGगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारीगण और नौजवान मित्रों, जब आदरणीय गृह मंत्री जी कार्यभार गृह मंत्रालय का संभाले तो उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में रह रहे CAPF के अधिकारियों और जवानों के साथ विभिन्न प्रकार से संवाद करने का काम प्रारंभ किए। कई चरणों में अति महत्वपूर्ण उस संवाद में बिल्कुल पारिवारिक संवाद की तरह, सिर्फ आपको समझने के लिए नहीं, आपके विषय में सोचने के लिए और उसको सफल बनाने के प्रयास के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय गृह मंत्री जी के संवाद का जो प्रतिफल आया, निश्चित रूप से आज मैं खड़ा होकर गर्व के साथ कह सकता हूं कि CAPF के अधिकारियों से लेकर जवानों की जिंदगी में कई प्रकार के सुधार और सुविधा देने के लिए अच्छे प्रयास माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ है और आज उसी का परिणाम है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया की सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी एश्योरेंस की योजना, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत आज आयुष्मान CAPF भी समाहित माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, उसका शुभारंभ किया है। इस पर हम इस अवसर पर आप सबों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी आपकी ही नहीं, आपके परिवार की भी चिंता करते हैं, इसका परिणाम भी आप सबों के बीच है। माननीय गृह मंत्री जी के विश्वास के रूप में CAPF है और अटूट विश्वास जो माननीय गृह मंत्री जी का है, CAPF भी उसी तत्परता और संकल्प के साथ माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के विश्वास के लिए देश और समाज की सेवा में दिन रात लगा है। हर सफलता आपके समक्ष हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कहा जाता है जब भी कोई शुभ काज होता है तो जिस भूमि पे वो शुभ काज होता है वो भूमि स्वयं उस काज की साक्षात बन जाती है, एक ऐसी साक्ष्य बन जाती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। और आज असम गुवाहाटी का ये क्षेत्र जो है ये पूरी तरह से हमारे आयुष्मान के इस पूरी योजना का साक्षी बना है। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्बानंद सोनोवाल जी से कि आप हम सभी लोगों को संबोधित करें। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपकी। नमस्कार। आज आयुष्मान CAPF की इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे देश की परम आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी, असम सरकार में मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर इंदु भूषण जी, डायरेक्टर जनरल CRPF अनंत प्रकाश माहेश्वरी जी, और यहाँ आज उपस्थित CAPF की सारे DG गण और उपस्थित सिपाहीगण और असम सरकार भारत सरकार की अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं असम की जनता की तरफ से हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जब से गृह मंत्री का दायित्वभार संभाला तब से सिर्फ हमें नहीं सारा देश के लिए उन्होंने जो मजबूत कदम उठाए, देश की हिफाजत के लिए इस एक निष्ठावान देशभक्त के हिसाब से उन्होंने जो कदम उठाए, इसके लिए आज हम सब इस विषय पर गर्व महसूस करता हूं। और आज उन्होंने और भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए जो आयुष्मान भारत स्कीम के द्वारा उनकी जीवन हमेशा सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, सुस्वास्थ्य रहे,
इस उम्मीद के साथ जो स्कीम लागू कराने में उन्होंने कदम उठाए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज मैं खास करके ये बात मैं गंभीर रूप से उपलब्धि करता हूं, हमारे देश की नौजवान, हमारे सिपाही, खास करके हमारे देश की जनता की सुरक्षा के लिए वो जीवन बलिदान देते हैं और देश के अंदर शांति बरकरार रहे, इसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो इसलिए इन सिपाहियों के लिए जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है कि इस कदम के द्वारा हमारे हर सिपाहियों का मनोबल बढ़ेगा, उनको भी साहस मिलेगा और उनको भी ऐसा लगने लगेगा कि देश हमारा साथ है और इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे चलते रहेंगे और देश के लिए जैसा हमारी तरफ से सेवा जरूरत है ऐसा सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा एक हमारे देश के सिपाहियों ने पिछले कई सालों से दिखाते आए हैं। अपने कर्मभूमि में उन्होंने निष्ठा से जो उन्होंने अपना कर्म निभाया है, प्रतिज्ञा निभाया है, इसकी वजह से आज हमारा देश एक मजबूत देश के हिसाब से सारे दुनिया में अपना पहचान बना पाया है। हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व पर आज सारा देश एक साथ मिलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना प्रतिष्ठा बनाने में लगे हुए हैं और हमारे देश के मजबूत बहादुर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी ने इन कम दिनों के अंदर जो काम उन्होंने करके खास करके आर्टिकल 370 रिवोकेशन के सिलसिले में उन्होंने जो कदम उठाए, देश कभी भी अमित शाह को भूल नहीं सकते, कभी भी भूल नहीं सकते। आपने देश की हिफाजत के लिए एक बहादुर सिपाही का भूमिका पालन किया, निष्ठावान देशभक्त का काम आपने किया है, इसलिए मैं आपको फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और यहां उपस्थित सभी हमारी परम आदरणीय व्यक्तिगणों को मैं प्रणाम देते हुए अपना भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। दोस्तों, जब एक माता अपनी कोख माँ भारती को अर्पित कर देती है तो वो अपने सपूत से एक ही बात कहती है कि मैंने तुझको जो जन्म दिया, मैंने तुझको जो जन्म दिया वो तभी सफल हो पाएगा जब विजय श्री को वरमाला मेरा सुत खुद पहनाएगा। और रण में वो सैनिक जब विजय श्री को वरमाला पहनाएगा तो ये बात अब हमेशा हम सभी के जहन में रहेगी कि उनकी माता को, उनके परिजनों को आरोग्य श्री हमेशा हमेशा ये CAPF आयुष्मान प्रदान करता रहेगा। तो एक बार पुनः इस योजना के लिए आप सभी लोगों की जोरदार करतल ध्वनि जरूर बनती है। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कि आज आपने ब्रह्मपुत्र की इस धरती पर इन सभी पुत्रों को आयुष्मान का ब्रह्म आशीष दिया है। हम सभी आपके आभारी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्री अमित शाह जी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी सर, आप सभी सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित असम सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, बिहार के नेता
गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, असम के यशस्वी वित्त और स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, सीआरपीएफ के डीजी श्री महेश्वरी जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर इंदुभूषण जी, मंच पर उपस्थित सभी सीएपीएफ के डीजी गण और आज उपस्थित सभी देश की सुरक्षा करने वाले, अहर्निश देश को सुरक्षित रखने वाले सीएपीएफ के प्यारे जवानों, अधिकारियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज पराक्रम दिवस है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उसमें भी 125वां जन्मदिन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि आज से हमेशा के लिए यह देश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और नेताजी के पराक्रम को हमेशा कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देगा। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज के ही दिन अपने पराक्रम से, पराक्रम की पराकाष्ठा से देश की सीमाओं को जो सुरक्षित रखते हैं, जिनके बलिदान और परिश्रम के और पराक्रम के कारण देश चैन की नींद सो पाता है। देश की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना नहीं रखना, हमेशा अपना तिरंगा गगन के अंदर शान के साथ लहराता है। हमारा सार्वभौमत्व, हमारी संप्रभुता, इसकी रक्षा होती है। ये सभी सीएपीएफ के पराक्रमी जवानों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आज से एक नई योजना शुरू हो रही है। इसका भी मुझे बहुत आनंद है। ये आयुष्मान सीएपीएफ योजना चालू करने के लिए आज के दिन से बेहतर दिन नहीं हो सकता, क्योंकि सुभाष बाबू एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको किसी ने कोई अवार्ड नहीं दिया। देश की जनता आज भी सुभाष बाबू के साथ नेताजी का सम्मान जोड़कर उनको कृतज्ञ भाव से याद करती है। एक यशस्वी तेजस्वी विद्यार्थी जो आईसीएस बने, आईसीएस बनने के बाद अंग्रेजों की नौकरी करना पसंद नहीं किया, अंग्रेजों के खिलाफ देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पसंद करी। एक कुशल प्रशासक, चाहे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने या मेयर बने, उन्होंने कुशल प्रशासक के दर्शन कराए। 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और जब उनको लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज दबा हुआ है, मौका है देश के लिए, अंग्रेजों की नजर कैद से 7000 किलोमीटर के अज्ञातवास के माध्यम से दूर जाकर आजाद हिंद फौज की रचना करी। और देश में पहली बार तिरंगा फहराने का अगर सम्मान किसी को मिला है तो सुभाष बाबू को मिला है। उन्होंने उस दिन घोषणा की थी कि आज मैं आजाद भारत की धरती पर पग रख रहा हूं। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये नारा आज भी देश भर के युवाओं के अंदर चेतना और उत्साह को भरता है। राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्थन को
बढ़ावा देता है। और सुभाष बाबू के जीवन के अंदर इतने कष्ट, इतनी कठिनाइयां, स्वास्थ्य अच्छा न होने के बावजूद दूर दराज के देशों के अंदर, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, अंग्रेज सत्ता जिसके लिए कहा जाता था कि इनके राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, 27,000 किलोमीटर सबमरीन के माध्यम से गुजरते 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 आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना करी। और वो महान व्यक्ति का आज जन्मदिन है और उसी दिन आज सीएपीएफ आयुष्मान का शुभारंभ होने जा रहा है। और उसी पराक्रमी जवानों के लिए जो देश की सुरक्षा करते हैं और उनके पराक्रमी माँ बाप के लिए, परिवारजनों के लिए। मुझे बहुत आनंद है इस विभाग के मंत्री के नाते कि जो जवान देश की अहर्निश चिंता करते हैं, सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए क्षण भर की नहीं झिझकते। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर तक मोर्चा संभाल कर डट कर रहते हैं। कोई भी चुनौती हो उसका सामना करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, सीएपीएफ ने जवानों ने एक उज्जवल इतिहास की निर्मित ये देश के आजाद होने के बाद प्रस्तुत की है। और पूरा देश आप लोगों को सम्मान के साथ देख रहा है। आपकी वीरता, आपके समर्पण और आपके बलिदानों को सैल्यूट करता है। और आज इस सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर इसकी शुरुआत हो रही है। मित्रों, जब मैं गृह मंत्रालय का प्रभार संभाला तब सभी सीएपीएफ के लगभग 150 जवानों के साथ चर्चा भी की थी, उनके साथ भोजन भी किया था। उसमें कुल मिलाकर 3 बातें उभर कर आती थी जो उनके चेहरे पर दर्द की लकीर दिखाती थी। वो दर्द उनको कभी अपनी ड्यूटी करने के लिए बाधित नहीं करता था, मगर एक हृदय में से टीस निकलती थी। एक तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो योजना है वो पूर्ण योजना नहीं थी। इनके रीइंबर्समेंट के लिए, अस्पतालों के अंदर जगह की उपलब्धता के लिए, और कई जगह अस्पताल न होने के कारण उनके परिवारजनों को उनको बहुत दिक्कतें आती थी। दूसरा, हाउसिंग का सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे है। वो असम राइफल की एक राइफल वुमेन ने जब कहा तब मुझे भी लगा, मैंने जाकर मंत्रालय में जांच करी तो सच अर्थ में सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे था। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जगह जल्दी भरी नहीं जाती, रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होता, इसलिए हमें पूरा साल लगभग ड्यूटी पे तैनात रहना पड़ता है। हम हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते। इससे परिवार में भी तनाव बढ़ता है, इसमें हमारा भी मानसिक तनाव बढ़ता है, ड्यूटी करने में दिक्कत आती है। और जब ये बात वो बता रहे थे तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत उकसा कर उनको पूछना पड़ता था, तब जाकर वो बोल रहे थे। ये तीनों बातों को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सुधारने का निर्णय उसी दिन कर दिया था जब जवानों के साथ मेरा संवाद हो रहा था। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जवान सरहद पर, सीमा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, कम से कम उसको उसके परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की ओर से वो निश्चिंत होकर मां भारती की सेवा में वहां डटे रहें। ये जिम्मेदारी उन पर नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सीएपीएफ के अंदर हर सीएपीएफ के लिए
रिव्यू की मीटिंगें हुई, तब ये योजना का विचार हुआ। और मुझे कहते हुए आनंद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, इसका ही एक एक्सटेंशन आज सीएपीएफ आयुष्मान के नाम से सभी सीएपीएफ के कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए आज शुरू हुआ। डॉक्टर इंदु भूषण ने बहुत डिटेल में बात बताई है, मगर उन्होंने बहुत क्लमजी तरीके से बताई है। मैं उसको थोड़े सरल तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं मित्रों। प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब ढेर सारी समस्याओं को उन्होंने हल करने की शुरुआत करी। कई लोगों ने पहले स्टेटमेंट किए थे कि खजाने पर सबसे पहला अधिकार किसका है। प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया, खजाने पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का है। और 60 करोड़ गरीबों के लिए बैंक अकाउंट देना, उनके घर में गैस का सिलेंडर देना, पूरा घर देना, घर में शौचालय देना, घर में बिजली पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करना। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आज लगभग 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा कर चुकी और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख तक की सीमा में कोई भी गंभीर बीमारी का इलाज करना है तो आज उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मेरे मध्य क्षेत्र के अंदर मैंने देखा है कि एक माता जब इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी कर घर जाती है तो उसको 250 रुपया घर जाने का भी इस योजना के तहत देने में आते हैं। मित्रों, बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जिससे देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में स्वास्थ्य के बारे में चिंता ही नहीं रही। और कैशलेस सिस्टम है, आप कार्ड दे दीजिए, वो स्वैप कर लेंगे, आप चले जाइए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और उसी का मॉडल अपनाते हुए गृह विभाग ने ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का एक एक्सटेंशन सीएपीएफ आयुष्मान की आज शुरुआत की। इसके तहत लगभग 10 लाख सीएपीएफ के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हो। घर में बूढ़ी मां है, बीमार पड़ जाए तो आपको चिंता मत करिए, एक कार्ड कोई भी जाकर स्वैप करा लेगा, नजदीक के अस्पतालों में इसका इलाज हो जाएगा। अरे 24,000 अस्पतालों में से 14,000 अस्पताल निजी अस्पताल भी है, अच्छे अस्पताल भी है। इसके अंदर आपका, आपके परिजनों का इलाज किसी भी तकलीफ के बगैर हो, इस प्रकार की इस योजना को करा है। और मित्रों, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तब ढेर सारी दिक्कतें परिवार को झेलनी पड़ती हैं। उसमें से आज एक दिक्कत नरेंद्र मोदी सरकार ने आपकी रिजॉल्व कर दी है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप निश्चिंत होकर आपकी ड्यूटी कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है। हमने हमेशा से सोचा है कि जो देश के लिए काम करता है, देश ने उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भेंट है हमारे सीएपीएफ के जवानों के लिए। मित्रों, सैटिस्फैक्शन रेशियो के लिए हमने बहुत बड़ा अभियान उठाया है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि सैटिस्फैक्शन रेशियो 1.5 साल पहले लगभग 36% था और 2022
जब 75वीं साल आएगी आजादी की, उस वक्त इसको हम 55% तक पहुंचाने का काम करेंगे। 55% सीएपीएफ के जवानों के लिए रहने के मकान बने और 25,000 भवन अभी निर्माणाधीन है। आज टोकन उसका कुछ भवनों का लोकार्पण भी हुआ है। और मैं मानता हूं मित्रों कि आपके हेडक्वार्टर पर ही अगर रहने की व्यवस्था होती है तो जब आप हेडक्वार्टर पर वापस आते हो तब परिवार के साथ रह सकते हो। और इस सेटिस्फेक्शन रेशियो को धीरे धीरे 65% से ज्यादा ले जाना, इसका लक्ष्य हमने रखा है और 2024 के पहले इसको हम निश्चित रूप से 65% से ज्यादा बढ़ाकर आपकी ढेर सारी दिक्कतों का समाधान ढूंढ लेंगे। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि हर जवान कम से कम 100 दिन साल में अपने परिवार के साथ रहे। 100 दिन जिसमें हेडक्वार्टर पर रहोगे वो दिन भी गिने जाएंगे, मगर आप आपके परिवार के साथ रह सको, इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। अभी कल ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। 50,000 से ज्यादा जवान अब नफरी के अंदर जुड़ जाएंगे और 50,000 जोड़ने की तैयारी हमने साइमल्टेनियसली चालू कर दी है। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल की भर्ती का जो रिटायरमेंट का चक्र होता है उससे पूरा प्लानिंग कर एक जवान जाएगा, शायद उसी दिन दूसरा जवान इसको रिप्लेस करेगा, ट्रेनिंग के साथ वो तैयार होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हम हाथ में रहे। तभी यह संभव है कि 100 दिन आप आपके परिवार के साथ रह पाओ। तभी यह संभव है कि आपके परिवार का भी तनाव कम हो, आपका भी मानसिक तनाव कम हो और सीमा पर निश्चित होकर आप आपकी ड्यूटी कर पाओ। इस प्रकार की व्यवस्था गृह मंत्रालय बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये जो आयुष्मान सीएपीएफ शुरू हुई आज से मई तक, 1 मई के पहले हम इसको कंप्लीटली देश के सभी जवानों के लिए लागू कर ये प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। और 1 मई के दिन प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों से पूरे सीएपीएफ का आयुष्मान कवच देश के सामने और सीएपीएफ के जवानों को लोकार्पण करने का काम भी हम 1 मई के पहले पूरा करेंगे। इस प्रकार का एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया गया है। और मित्रों, मैं यहां से जाकर इसमें शुरुआती दिक्कतें जो आती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को निराकरण के लिए हम एक एजेंसी भी हायर करने वाले हैं, जिस नंबर पर आप कंप्लेन कर पाओगे और धीरे धीरे इसकी सारी कंप्लेन का निपटारा करते हुए इसको एक संपूर्ण योजना, कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं टीथिंग प्रॉब्लम आते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम के निपटारे की अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो वो योजनाएं सफल नहीं होती अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में। मगर टीथिंग प्रॉब्लम का निपटारे का साथ में ही विचार कर लेते हैं तो योजनाएं कभी विफल नहीं जाती हैं। और इसलिए जो प्रॉब्लम आए इसको बताने से आपने नहीं झिझकना चाहिए। और ढेर सारे अस्पतालों के अंदर जब आप जाओगे तब आपको अच्छी आवभगत मिले, इस प्रकार की हम पूरी चिंता करेंगे। मित्रों, जब 24,000 अस्पतालों से आप जुड़ने वाले हो तब एक बात और बताना चाहता हूं। सभी सीएपीएफ के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल सीएपीएफ के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर पहले
आपके या आपके परिजनों ने जहां पर इलाज कराया है वो डॉक्टर की अंतिम टिप्पणियां भी अंकित होगी, जिससे वो इसके कंटिन्यूएशन में अगर दूसरे अस्पताल में गए हो तो काम कर पाए। इस प्रकार का डिटेल प्लानिंग गृह विभाग ने सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए किया है, सीएपीएफ के अधिकारियों के लिए किया है। और मित्रों, आज एक जो योजना हुई है इसके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फर्क इससे आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य में तो पड़ेगा, आपकी क्षमताओं में भी पड़ेगा। और घर पे जाओगे, बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे हास्य के साथ आपका स्वागत करेंगे, तो आपके मन में एक ऊंडा बहुत अच्छे संतोष का भाव भी निर्मित होगा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार मेरे परिवार की चिंता कर रही है। मित्रों, कोरोना की लड़ाई के अंदर ये 2020 का साल समग्र दुनिया और मानव जात के लिए बहुत चैलेंजेस लाने वाला साल रहा। शायद ही इतना बड़ा संकट मानव जात पर कभी आया होगा। इतने बड़े संकट के सामना मानव जात ने किया है, पूरी दुनिया ने किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक किया है। ढेर सारे संशय शुरुआती समय में उठाए जाते थे कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को दोयम दर्जे की माना जाता था, और इसका अस्वीकार भी हम नहीं कर सकते थे। मगर जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कुछ प्रिकॉशनरी कदम उठाए, समय पर लॉकडाउन किया, पूरी जनता को इसके सामने लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए गए, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, दिया जलाकर प्रार्थना करने का ऐलान किया, घंटी बजाकर जागृति का ऐलान किया, और सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करने का कार्यक्रम करा। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एक पेज पर आ गए। और आज आंकड़े मुड़कर देखते हैं तो जो विकसित देश है उसके आंकड़े और भारत के आंकड़ों में भारत बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिन देशों के अंदर सबसे कम मृत्यु हुई है वो देशों में हमारा भारत शुमार है। इसका हम सबको गौरव होना चाहिए। आज सबसे कम लोग अस्पताल में हैं, उन देशों की सूची में भी भारत शुमार है। और अच्छे होकर जाने वालों की संख्या जिसकी सबसे ज्यादा है 96%, उसमें भी भारत शुमार है। और कोरोना आने से पहले हम मास्क भी नहीं बना सकते थे, पीपीई किट भी नहीं बना सकते थे, वेंटिलेटर भी नहीं बना सकते थे। आज मैं यहां गौरव के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया को मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर देने की क्षमता हमारे उद्योग जगत ने बनाई है और दुनिया में हम भेज रहे हैं। ये लड़ाई हम क्यों लड़ पाए? ये लड़ाई इसलिए लड़ पाए कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी हैं, और भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार तो लड़ी ही, राज्य सरकारें भी लड़ी, साथ में 130 करोड़ की आबादी भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम है कि ये सफलता मिली। और हमारे सीएपीएफ के जवान, पुलिस के जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रथम पंक्ति में पाए जाते थे। चाहे लॉकडाउन की अनुपालना करानी है, चाहे कोई बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे लॉकडाउन तोड़ने वालों को विनय से अपने घर वापस भेजना हो, चाहे एयरपोर्ट पर सुचारू व्यवस्था करनी हो, चाहे अस्पतालों की सुरक्षा करनी हो, कहीं पर भी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पुलिस और सीएपीएफ के कई जवान संक्रमित भी हुए और उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। परंतु ये लड़ाई में इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, डॉक्टरों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं आज इस मंच से देश भर के पुलिसकर्मी और हमारे सीएपीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये लड़ाई में बहुत सफल भूमिका। और इसीलिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, टीकाकरण की शुरुआत हुई, हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने 2 टीके बनाए और 2 मेड इन इंडिया टीके आज विश्व में सबसे उपयुक्त टीके माने जाते हैं। इसके वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो पहले जिनको सबसे पहले वैक्सीन देना है उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सीधा नंबर हमारे पुलिसकर्मी और सीएपीएफ जवानों का रखा गया है। आप लोगों को सबसे पहली लिस्ट में लिया और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है और स्पीड भी अब चौथे 5वें दिन बहुत गति पकड़ी है और धीरे धीरे गति बढ़ती ही जाएगी। मैं आज सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सभी जवानों को, चाहे वो राज्य के पुलिसकर्मी हो या चाहे सीएपीएफ के जवान हो, सबको कहता हूं अपनी बारी का इंतजार करिए, जरा भी संशय रखे बगैर ये टीके को ले लीजिए, अपने आप को सुरक्षित करिए और बाकी का जीवन भी मां भारती की सेवा के लिए आप जिस प्रकार से ड्यूटी करते हैं करते रहिए। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं टीके के लिए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, भैया राजनीति करने के लिए ढेर सारे मंच है, आ जाना, कर लेंगे 2-2 हाथ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो जुड़ी हुई चीजों हैं, लोगों में एक श्रद्धा की निर्मित करनी है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जो इजाज किया है टीका, इस पर क्यों शंका के बादल मंडरा रहे हो भैया? ढेर सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए। मैं सीएपीएफ के सभी जवानों को कहता हूं कि आप जब टीकाकरण का हमारा नंबर आए तब आप इसको जरूर श्रद्धा के साथ टीका लगाइए और अपने आप को एक सुरक्षा कवच के साथ महसूस कर कर देश के ड्यूटी में लग जाइए। मित्रों, हम जब यहां पर सीएपीएफ के कार्यक्रम में है उस वक्त मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ढेर सारे सुधार गृह मंत्रालय में भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। गृह मंत्रालय में पहले सब लोग मानते कि भाई इसमें क्या सुधार करोगे, ढेर सारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार की जरूरत है। जैसे सीएपीएफ आयुष्मान, हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी स्थापना करने का काम किया है और अब सीएपीएफ के अंदर जिसको जाना है, पुलिस बल के अंदर जिसको जाना है, रक्षा के साथ जुड़ा वाले किसी भी क्षेत्र में जाना है, वो बच्चा 12th के बाद अपनी करियर वहीं से बनाएगा और उसको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। उसके कई साल बर्बाद होने से बच जाएंगे। इसका अभ्यासक्रम ही ऐसा बनेगा कि ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था अभ्यासक्रम के दौरान भी हो जाएगी और उस दृष्टि से जब उसको प्रायोरिटी देंगे उसकी नौकरी भी सुनिश्चित हो जाएगी। यहां सर्वानंद जी और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हुए हैं। मैं असम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों नेशनल यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेज आसाम में तुरंत चालू कराना चाहिए, जिससे आसाम के युवाओं को भी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का फायदा मिले। और इससे जिसमें बच्चों को कैरियर बनानी है उसी क्षेत्र का विशेष प्रशिक्षण देने की एक शुरुआत होगी, प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत होगी। और ये दोनों यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों के साथ एमओयू की दरखास्त भी आ गई है। आसाम सरकार ने भी एफएसएल के लिए तो दरखास्त भेजी है। मैं मानता हूं कि इससे सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा। मित्रों, आज
ढेर सारे सुधार गृह विभाग ने शुरू किए हैं। उसमें से एक मानवीय संवेदनाओं के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ सुधार यहाँ पर शुरू हुआ है। और मुझे श्रद्धा है कि हमारी टीम 1 मई को प्रधानमंत्री जी के हाथ से इस पूरी योजना को पूर्ण कर कर देश भर के सीएपीएफ के जवानों को ये सुरक्षा चक्र देने में सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहाँ पर एसएसबी के भी भवनों का, प्रशासनिक भवन का और अस्पताल का लोकार्पण हुआ है, तो मैं एसएसबी के जवानों को भी बधाई देना चाहता हूं। और ये आयुष्मान सीएपीएफ की जो कल्पना थी उसको चरितार्थ करने के लिए, इसमें मदद करने के लिए इंदु भूषण जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। क्योंकि जब मैंने पहली बार विचार रखा ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा था, शायद और कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से अपना जुड़ाव नहीं किया है इंदु भूषण जी, अभी शायद और कोई डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, मगर आज उन्होंने कल्पना रखी कि सब लोग जुड़ जाए। मगर खैर, सीएपीएफ के सारे लोग और परिवारजन, बहुत बहुत उनको मैं शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करता हूं कि इस योजना को इन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और श्रीमान, आपने जो आयुष्मान सीएपीएफ के बनस्बत हमारे सभी जवानों को, सीएपीएफ के जवानों को जो स्वास्थ्य समृद्धि दी है, तो उसके लिए आपका आभार व्यक्त करने हेतु हम स्वास्थ्य समृद्धि का एक प्रतीक आपको भेंट करना चाहेंगे, जिसे देव तत्व धन्वंतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतिमा आपके लिए मैं अनुरोध करूंगी डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी से कि आप इसे केंद्रीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। ओम नमो भगवते। और साथ ही एक पट्टिका जो हम आपको भेंट करना चाहेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी डीजी सीआरपीएफ से कि आप मंच आसीन अन्य विशेष अतिथियों को भी ये पट्टिका भेंट करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे। विष्णवे नमः। Simultaneously, I would like to request the flag officers of CRPF. वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। श्री महाविष्णवे नमः। धन्यवाद सर। और साथ ही बलों के प्रतीकात्मक रूप में बलों के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। सो आई रिक्वेस्ट द फ्लैग ऑफिसर्स ऑफ सीआरपीएफ टू प्लीज़ प्रेजेंट द फ्लैग्स टू डीजीज। और मैं अनुरोध करना चाहूँगी महानिदेशकों से कि आप अपने बलों की ओर से ये पट्टिका स्वीकार करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे प्लीज़। वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। दोस्तों, ये समाज की एक कटुता है जहाँ पर वो बच्चा जो 2 दिन से भूखा था, वो बच्चा जो 2 दिन से भूखा था, उसे रोटी तो नहीं मिली, लेकिन भूख के उस दर्द को कैनवस पे उतारने वाली तस्वीर लाखों में बिक गई।
ये हमारे समाज की कटुता है, लेकिन इस कटुता को मधुरता में लेकर आया है आयुष्मान CAPF, जहां पर हमारे जवान के परिवार, हमारे जवान के बच्चे, वो सभी दर्द के नहीं कद्र के हकदार होंगे। तो एक बार पुनः आयुष्मान CAPF के लिए आप सभी लोगों की जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं कहना चाहूँगी महोदय आपसे कि हमारे जवानों के ये बच्चे आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, और वो एक कविता के माध्यम से होगा। तो इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपकी। हम उम्मीद करते हैं बच्चों की आयुष्मान की दुआ दूर तक जाएगी और वो फलदायक होगी। हमारे इन बच्चों ने एक ड्राइंग जो है वो बनाई है और वो केंद्रीय गृह मंत्री जी को प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये चित्रकला, आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बच्चों के चेहरों की मुस्कान मानसिक शांति हमेशा लेकर आएगी हमारे जवानों के। ये सभी बच्चे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ एक समूह चित्र के लिए आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। एक बच्चे की मुस्कुराहट भरे थैंक्स जो होती है उससे बड़ा शायद कुछ भी नहीं होता, और वो हम सभी यहाँ मंच पर देख सकते हैं। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपा करके राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सभी की करतल
ध्वनि के साथ हम सभी मान्यगणों का आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज़ आप सभी की। और इसी के साथ शिल्पा भावना को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।